वेलकम अगेन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिक्रूटमेंट। तो जब भी हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करते हैं, हम बात करते हैं गेटिंग राइट टैलेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब राइट टैलेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन कैसे आएगा, वो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं और उसमें सबसे पहला स्टेप है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में हम ये समझते हैं कि कैसे हम ऑर्गेनाइजेशन में सही लोगों को अट्रैक्ट करें, क्योंकि जब तक अट्रैक्शन नहीं होगा हमें चूज करने के लिए ऑप्शन नहीं मिलेंगे और सही टैलेंट हमारे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आएगा। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन एक के बाद एक होते हैं, कई बार ओवरलैपिंग भी होते हैं और कई बार साथ साथ चलते हैं। बहुत ही थिन लाइन है जो डिसाइड करती है, जो डिफरेंशिएट करती है रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन को। बेसिकली अगर हम बात करें तो जब तक हम पॉजिटिव प्रोसेस कर रहे हैं, मतलब लोगों को ज्यादा से ज्यादा एड ऑन कर रहे हैं टू गेट अ पूल ऑफ कैंडिडेट टू चूज राइट पर्सन, वो रिक्रूटमेंट है। और जब हम उसमें से कट शॉर्ट करना शुरू करते हैं, वो सिलेक्शन प्रोसेस कहलाता है। तो कई बार ये ओवरलैप भी हो जाता है, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन। इसीलिए जनरली कहा भी जाता है कि रिक्रूटमेंट इज पॉजिटिव प्रोसेस वाइल सिलेक्शन इज नेगेटिव, क्योंकि रिक्रूटमेंट में हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं जिससे हमारा टैलेंट पूल एक बड़ा हो जाए और उसमें से हम सही टैलेंट को चूज कर सकें, सर्च कर सकें। तो अगर हम रिक्रूटमेंट की बात करें, as I said that it is main core process of human resource management. That is why it is also called heart of human resource management. ये एक strategic process भी है। Why it is strategic? क्योंकि आज की डेट में ट्रेडिशनल व्यू से अगर हम कंपेयर करें तो हम स्ट्रैटेजिक नहीं कहते थे, बट नाउअडेज रिक्रूटमेंट इज स्ट्रैटेजिक प्रोसेस, क्योंकि ये अलाइन होता है ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल स्ट्रैटेजी के साथ। ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच है उन लोगों को पहचानने का या ऑर्गेनाइजेशन की तरफ अट्रैक्ट करने का जो हमारी स्ट्रैटेजी में फिट होंगे। हमें इसमें अट्रैक्ट करना है सही पोटेंशियल कैंडिडेट को, उस जो पूल हमारे पास डेवलप होगा उसमें से आइडेंटिफाई करना है कि हमारे स्ट्रैटेजी के लिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स, कल्चरल फिट, अलाइनिंग विद द पॉलिसी, इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी, वो सारी चीजों को ध्यान में रखकर हमें सही कैंडिडेट को, जो भी वैकेंसीज हमारे पास अवेलेबल हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उसके लिए चूज करना है। सो इट इज मैचिंग right people with right roles. So what is the meaning of right people? Right people, we are not going to check morally or in any other way, but right people in terms of skills. Organization को हर काम के लिए एक पर्टिकुलर सेट ऑफ स्किल चाहिए होता है, कॉम्पिटेंसीज चाहिए होती हैं। तो रिक्रूटमेंट में हम वही राइट पीपल जिनके पास जो हमें स्किल्स चाहिए, क्वालिफिकेशंस चाहिए, जिस तरह का एक्सपीरियंस चाहिए, कल्चर और बाकी सारी चीजें, उन लोगों को हमें देखना पड़ता है, अट्रैक्ट करना है। देन राइट रोल्स, ये जो स्किल्स हैं उनको रोल्स के साथ मैच करना। फॉर एग्जाम्पल, हमने 5 या 7 वैकेंसीज हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में और हमारे पास 15 लोग हैं, तो वो 15 लोग वो 7 वैकेंसीज के साथ कैसे मैच करेंगे, किस जॉब के लिए, किस पोजीशन के लिए, किस रोल के लिए कौन कौन से स्किल्स या कॉम्पिटेंसीज चाहिए, उनको मैच करना, और वो भी सही टाइम पे। व्हाई वी आर कॉलिंग इट राइट टाइम? सो इन टोटल, रिक्रूटमेंट इज गेटिंग राइट टाइप ऑफ पीपल फॉर राइट रोल्स एट राइट टाइम, हमें जब जरूरत है। रिक्रूटमेंट एक प्रोएक्टिव प्रोसेस है। हम पहले से ही ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हैं, गैप आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास किस तरह के लोगों की जरूरत है, किस रोल्स के लिए या किस पोजीशन के लिए हमारे पास वैकेंसीज अवेलेबल हैं, क्या वो हमारे इंटरनल कैंडिडेट कोई फुलफिल कर पाएंगे या नहीं। वो सारी चीजें हम मेनली गैप आइडेंटिफाई करते हैं
और वो गैप को ब्रिज करने के लिए हम रिक्रूटमेंट करते हैं। सो दिस इज प्रोएक्टिव। अगर ज़रूरत हमें 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने बाद है, तो हम उस प्रोसेस को पहले से ही इनिशिएट करते हैं, जिससे जब वो टाइम है, जब हमें लोगों से काम करवाने की ज़रूरत है, तब तक हमारे पास लोग हों। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर एंडिंग, अप्रैल से हमें कोई नया प्रोजेक्ट शुरू फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग अप्रैल से हमें नया प्रोजेक्ट शुरू करना है, तो उसके लिए हम मार्च में चीज़ें करने नहीं बैठेंगे, उसके लिए हम शायद प्रोसेस इनिशिएट करेंगे नवंबर या दिसंबर में। तो इस तरह से कई बार ये प्रोसेस 5-5, 6-6 महीने लंबे भी होते हैं। जैसे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस की अगर आप बात करें, तो जुलाई में सेमेस्टर इन जनरल शुरू होता है और उस जुलाई सेमेस्टर के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस नवंबर, दिसंबर, जनवरी से ही स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे जुलाई में जब एक्चुअल सेमेस्टर शुरू हो तो हमारे पास प्रॉपर लोग हों। अगर प्रॉपर तरीके से प्रॉपर टाइम पर रिक्रूटमेंट किया जाए, तो उससे एक ह्यूज कॉस्ट ऑफ टर्नओवर हम सेव कर सकते हैं। हमारा वर्कफोर्स एक स्ट्रॉन्ग वर्कफोर्स होगा, जिससे हमें बाकी ऑर्गेनाइजेशन के कंपैरेटिवली एक कॉम्पिटिटिव एज मिलेगा। एक स्टेप आगे हम रहेंगे बाकी ऑर्गेनाइजेशन से, अगर हमारा प्रोसेस, हमारे लोग सारे सही हैं तो। कहाँ से रिक्रूटमेंट किया जाता है, सोर्स कौन-कौन से होते हैं रिक्रूटमेंट के, अगर इनकी बात करें तो 2 मेन कैटेगरीज में हम इनको डिवाइड करते हैं, इंटरनल रिक्रूटमेंट और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। अगर इंटरनल रिक्रूटमेंट की बात करें तो हमें ऑर्गेनाइजेशन में से ही लोग मिलते हैं। हम विद द हेल्प ऑफ प्रमोटिंग पीपल या उनको एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करके उस तरह से हम वो गैप को फुलफिल कर सकते हैं। एडवांटेज क्या है? कॉस्ट इफेक्टिव, आपको कहीं एडवर्टीजमेंट नहीं करना, किसी कोई प्रोसेस, डिटेल्ड जो प्रोसेस होता है रिक्रूटमेंट को, इंटरव्यू, सिलेक्शन टेस्ट, वो सारी चीज़ों से नहीं गुजरना है। जस्ट आइडेंटिफाइंग द राइट कैंडिडेट, इशूइंग वन ऑफिस ऑर्डर एंड प्रमोटिंग और ट्रांसफरिंग देम। ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये ऑनबोर्डिंग मतलब ट्रांसफर और प्रमोशन बहुत इजीली हो जाता है। जो एग्जिस्टिंग लोग हैं, उनको थोड़ा मोटिवेटेड, उनका मोरल हाई होता है, उनको ये समझ में आता है कि इफ वी वर्क प्रॉपर्ली, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच्ड हैं, कमिटेड हैं, हम एंगेज हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो हमारे आगे बढ़ने के चांसेस हमें मिलते रहेंगे और इंस्टीट्यूशन का नॉलेज इंस्टीट्यूशन में रहेगा। आपके सीक्रेट्स, आपके वे ऑफ वर्किंग, पॉलिसीज, ये सारी चीज़ें कहीं पर भी बाहर नहीं जाएंगी, क्योंकि जब भी एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करता है, तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन का नॉलेज दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में लेके जाता है। लेकिन जब आप इंटरनली रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, तो ये डर भी आपको नहीं रहेगा। दूसरा जो सोर्स है वो है एक्सटर्नल, मतलब बाहर से, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से लोगों को अट्रैक्ट करना। अलग अलग चैनल्स हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं, जिसके थ्रू हम लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। बेनिफिट क्या है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का? आपके पास टैलेंट पूल बहुत वाइड अवेलेबल होता है। वर्ल्ड इज द लिमिट। आप जहां जहां तक लोगों को इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी है, वहां तक आप लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो आपके ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करने के लिए। नए लोग आते हैं, नया पर्सपेक्टिव लेके आते हैं, उनके पास स्किल्स, आइडियाज कुछ डिफरेंट होते हैं, जो हो सकता है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के पास नहीं हो, और दूसरे इंडस्ट्रीज के नॉलेज, बेस्ट प्रैक्टिसेस वो भी अपने साथ आपके ऑर्गेनाइजेशन में लेके आते हैं। मोरओवर, डाइवर्सिटी बढ़ती है, और डाइवर्सिटी अगर बढ़ेगी तो डाइवर्स पर्सपेक्टिव भी बढ़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन किसी एक कैटेगरी पे स्टिक नहीं रहते, ना ही वो टोटली इंटरनल रिक्रूटमेंट पे बेस्ड रहते हैं, ना ही सारे रिक्रूटमेंट एक्सटर्नल होते हैं। एक वेल बैलेंस्ड मिक्स रहता है, जिससे आपके ऑर्गेनाइजेशन का नॉलेज आपके ऑर्गेनाइजेशन में ही रहे,
साथ ही नया पर्सपेक्टिव, नए आइडियाज, इंडस्ट्री के बेस्ट प्रैक्टिसेस भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में आए। तो बैलेंस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट दोनों को ही फॉलो किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। इंटरनल रिक्रूटमेंट की अगर हम बात करें, सो एज आई सेड, प्रमोशन, ट्रांसफर्स, एम्प्लॉय रेफरल्स एंड इंटरनल जॉब पोस्टिंग, ये कुछ मेथड्स हैं जिससे हम इंटरनली कैंडिडेट्स को अप्रोच कर सकते हैं। प्रमोशंस उनको दिया जाता है जिनका परफॉर्मेंस अच्छा होता है। इसके हेल्प से, प्रमोशन के हेल्प से ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय लोअर पोजीशन से हायर पोजीशन पे मूव करता है, और अगर आप उनको प्रमोट कर रहे हैं, पोजीशन इंक्रीज हो रही है, सैलरी, रिवॉर्ड्स, ये सारी चीजें इंक्रीज हो रही हैं, अथॉरिटीज बढ़ रही हैं, तो एम्प्लॉय मोटिवेटेड भी रहता है टू वर्क बेटर। ट्रांसफर्स फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अदर डिपार्टमेंट, फ्रॉम वन ब्रांच टू अदर, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, इस तरह से आप लोगों को रिलोकेट कर सकते हैं। इससे अगेन बेनिफिट क्या है, आप उनकी प्रायोरिटीज के हिसाब से, उनकी नीड्स के हिसाब से भी उनको ट्रांसफर दे सकते हैं। जैसे कोई एम्प्लॉय से दिल्ली में रह रहा है और उसकी फैमिली किसी और सिटी में रहती है, और अगर वहां पर वैकेंसी है तो आप उनको दिल्ली से उनकी फैमिली के पास मूव कर सकते हैं। तो ये एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच भी हो सकता है जिससे कि एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ कमिटेड रहे, उनको मौका मिलता है नए स्किल्स डेवलप करने का, करियर डेवलपमेंट का, और कई बार ये ट्रांसफर वर्कलोड को एडजस्ट करने के लिए भी किए जा सकते हैं। एम्प्लॉय रेफरल्स, ये आपके स्टाफ का जो नेटवर्क है उसको आप यूज करते हैं। कैंडिडेट बाहर से आ रहा है लेकिन आप अपने एम्प्लॉय के रेफरल्स को यूज कर रहे हैं टू गेट अ ट्रस्टेड एंड प्रॉपर कैंडिडेट। जनरली एम्प्लॉय रेफरल एक फास्ट प्रोसेस है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, और क्योंकि जो एम्प्लॉय रेफर कर रहा है उसको आपके ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के बारे में और जिसको रेफर कर रहा है उसके बारे में दोनों की ही इंफॉर्मेशन है, जनरली ये कल्चरल फिट कैंडिडेट्स को ही रेफर करते हैं। नेक्स्ट मेथड है इंटरनल जॉब पोस्टिंग। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के वेबसाइट पे, इंट्रानेट पे, या नोटिस बोर्ड्स पे, या जो भी प्रोसेस आप इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, उस प्रोसेस के थ्रू जो जॉब वैकेंसीज को पोस्ट कर सकते हैं, एडवर्टाइज कर सकते हैं, जिससे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज ही उसके लिए अप्लाई करें। ये एक प्लेटफॉर्म देता है मूव करने का, एक जगह से दूसरी जगह, अगर एम्प्लॉय चाहता है तो, करियर ग्रोथ और एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयज को। एक्सटर्नल मेथड्स, जहां आप ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से लोगों को सिलेक्ट करते हैं, इसके लिए बहुत सारे जॉब पोर्टल्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे लिंक्डइन, इंडीड, ग्लासडोर, इस तरह के, या कुछ और ज़्यादा जो नोन नेम कह सकते हैं, naukri.com, monster.com, इस तरह के जो वेबसाइट हैं वहां पर आप पोस्ट कर सकते हैं आपके वैकेंसीज। आप डायरेक्टली कॉलेजेस में, अगर आपको मास रिक्रूटमेंट करना है तो आप डायरेक्टली कॉलेजेस में जाकर उनको अप्रोच कर सकते हैं। जनरली एमबीए, इंजीनियरिंग, इस तरह के कॉलेजेस में कंपनीज जाती हैं टू रिक्रूट लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम द कॉलेज। अगर उनकी रिक्वायरमेंट फ्रेशर्स की है या एक पर्टिकुलर टाइप के स्किल सेट की है, तो कैंपस रिक्रूटमेंट इज बेस्ट मेथड। इसके अलावा बहुत सारी रिक्रूटमेंट एजेंसीज भी काम करती हैं। ऑर्गेनाइजेशन इन रिक्रूटमेंट एजेंसीज के साथ टाई अप कर सकते हैं, और ये एजेंसीज ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर रिक्रूटमेंट विद द हेल्प ऑफ हेड हंटिंग या किसी और मेथड से ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैंडिडेट्स आपको ढूंढ के देते हैं। Nowadays, social media recruitment is again becoming very popular. Social media recruitment क्या है? LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, इस तरह के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर एम्प्लॉयर ब्रांडिंग की जाती है, और वहाँ पर लोगों को पहली चीज जो बताई जाती है अबाउट एम्प्लॉयर, हाउ गुड द एम्प्लॉयर इज, और
वहाँ से लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है कि वो आकर आपके ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें। सो दीज आर फ्यू मेथड्स ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। अगर हम कंपेयर करें ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेस को, तो ट्रेडिशनल मेथड्स क्या होते थे? न्यूज़पेपर में ऐड देना, एम्प्लॉय रेफरल यूज करना, कैंपस रिक्रूटमेंट्स के लिए जाना, या जॉब फेयर या करियर एग्जीबिशंस, वॉक इन इंटरव्यूज और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। ये कुछ ट्रेडिशनल सोर्सेज होते थे और आज भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन इन ट्रेडिशनल सोर्सेज का यूज कर रहे हैं। रीजन, ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है और आज की डेट में भी ये इफेक्टिव है लोकल हायरिंग के लिए। लेकिन अगर आपकी बाउंड्रीज लोकल नहीं है, अगर आप एक इंटरनेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर हायरिंग करना चाहते हैं, तो आपको नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेज के लिए जाना पड़ेगा। नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेज क्या हैं? यूजिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए आप जॉब फेयर्स, वेबिनार्स, इस तरह की चीजें कर सकते हैं। सोशल मीडिया को यूज कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ AI ड्रिवन सोर्सिंग आप लोगों को खोज सकते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एंड देयर आर डिफरेंट गेमिफिकेशन, टैलेंट मार्केट प्लेस, जिसका इस्तेमाल करके आप नॉन ट्रेडिशनल मेथड से अप्रोप्रिएट कैंडिडेट चुन सकते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट रिक्रूटमेंट। आई होप आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आई होगी कि रिक्रूटमेंट होता क्या है, किस तरह से किया जाता है। कोई और टॉपिक अगर आपको समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में लीजिए, वहां पर जाकर लिखिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू अगेन।